नमस्कार साथियों, आप सभी का एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं एस कुमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विगत वर्षों में पूछे गए पेपरों के बारे में। तो 2011 वाला हमने देख लिया था। 2012 वाले ईवीएस के पेपर में हम जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? इवेल्युएशन क्यों करवाया जाता है? अनुशासन बनाए रखने के लिए, केवल परीक्षा करवाने के लिए, या प्रश्न पत्र बनवाने के लिए? दो। तो आप ऐसे जब प्रश्न आए तो आपको याद रखना है कि एक आप सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर चूज करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें शामिल की गई हो। तो जब आप डी ऑप्शन पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पता है कि अधिगम करता यानी लर्निंग करने वाले, सीखने वाले की अचीवमेंट, उपलब्धि को जानना है, और यदि उसमें कुछ कमी है तो उसमें सुधार करेंगे। यह मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा आपके सामने प्रश्न है कि निम्न में से, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सामग्री या सहगामी है या उसमें काम में आने वाली चीज़ हैं? तो आपको बतानी है। विज्ञान क्लब, श्रव्य दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट। अब ये तीनों जो हैं श्रव्य दृश्य सामग्रियों में, सहायक सामग्री में आती है, किंतु अगर हम विज्ञान शिक्षण की बात करें तो यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा विज्ञान क्लब। आप जब पढ़ेंगे चीज़ों को कि शिक्षण विधियाँ किस प्रकार से हैं विज्ञान की, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि विज्ञान क्लब उनमें से एक हैं। आगे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि पानी में से अशुद्धि को अलग करना और दही में से मक्खन को अलग करना। गेहूँ जो हैं अगर उसमें कंकड़ वंकड़ हैं तो उसको अलग करना जो प्रोसेस है उसे पृथक्करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथक्करण। मिश्रण नहीं है, मिलान तो कर ही नहीं रहे हम, चीज़ों को एक दूसरे में मिक्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ छानने की बात हो ही नहीं रही। उदरोपातन तो ठोस का गैस में बदलना होता है। यदि किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाए तो वह उदरोपातन है। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, आपसे कह रहा है कि हम गेहूं से कंकड़ अलग कर रहे हैं, तो इनमें कौन सी विधि है? तो पृथक्करण है। आगे हम देख रहे हैं अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। बात सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री, तो चार्ट और ग्राफ तो दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य नहीं है। चार्ट केवल सामाजिक विज्ञान में प्रयोग होता है? नहीं, सभी सब्जेक्टों में प्रयोग होता है, तो ये बात भी गलत है। अब देखो, ऐसे याद रखना है कि जब भी बात सही कहेगा तो केवल वाले सभी ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि केवल है ना लिमिटेशन को बताता है, नकारात्मक भाव देता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। अब यहाँ भी नेगेटिव बात की गई है, केवल बोलकर यहाँ भी नकारात्मक बात की गई है। और चार्ट और ग्राफ जो है आपको पता है दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य नहीं है, तो पहला ही बिंदु आपका सही माना जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। यानी कि कोई भी जो बड़ी चीज़ होती है उसको लागू करने से पहले उसके छोटे से अंश को लागू करना चाहिए, उसकी जांच कर लेनी चाहिए छोटे से अंश के रूप में। इसे कहा जाता है पायलट प्रोजेक्ट। इसे क्या कहा जाता है? पायलट प्रोजेक्ट। और यह पायलट प्रोजेक्ट यदि शिक्षा में लागू होता है तो इसे पायलट स्टडी यानी वृहत चीज के छोटे अंश को लागू करने का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा था। आगे देखते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य या देश है जिसकी राजस्थान के 4 जिलों जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर इनसे सीमा लगती हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के राजस्थान के 4 जिले सीमा लगा रहे हैं। अभी वर्तमान में 5-6 हो चुके हैं, किंतु पुराने सिलेबस के हिसाब से देखें तो श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर थे। अब वर्तमान में फलोदी और अनूपगढ़ ये 2 जिले भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो 5 या 6 हो चुके हैं, अभी उसका भी कंफर्म नहीं है, बट इस हिसाब से यहाँ आंसर बैठ जाएगा आपके पाकिस्तान। फिर अगला सामान्य ज्ञान का एक छोटा सा प्रश्न है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, यानी मानव निर्मित ग्रह है। आगे आपसे पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस, पिछले पेपर में मैंने आपसे कहा था कि ये तो ऐसी बातें हैं जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, इसके अलावा आपके पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने ही चाहिए। 8 मार्च का आपका महिला दिवस आता है। तो हम ऐसी चीज़ों को देख के चल रहे हैं। जलीय जंतुओं का श्वसन अंग क्या है या मुख्यतः किस अंग का प्रयोग करते हैं, श्वसन करते हैं? फेफड़े, जो बाहरी जीव हैं जैसे मनुष्य वगैरह हमें, तो इनका प्रयोग करते हैं। पुस्तक फुसफुस द्वारा नहीं है, वायुकोश द्वारा,
और आपके हैं गलफेड़े, जैसे गिल्स गलफेड़े जो हैं इनकी सहायता से आपके मेंढक, इसके अलावा आपके मछली वगैरह जो हैं ये जलीय जीव जो हैं शोषण कर पाते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा गलफेड़े, और अगर गलफेड़े ऑप्शन में नहीं हो तो गिल्स आपका आंसर होगा, जो मछली के रूप में आपको दिया जाता है। अब आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय झंडे के बारे में आपको 4 कथन दिए गए हैं, उनको पढ़े और इनमें से कौन सा असत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है वो बताना है। तो आप असत्य देख लीजिए, बाकी सब सत्य हैं। केसरिया रंग जो है त्याग बलिदान का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, ये भी सही बात है। मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक नहीं है, चक्र शांति खुशहाली का प्रतीक नहीं है। हरा रंग है वह खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो बात नंबर 1, 2 और 4 बिल्कुल सही बैठ जाती है। तो यहाँ जो गलत है वो है तीसरा नंबर वाला बिंदु। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा इनमें से ये नहीं है, और 1, 2, 3 सही है, ये वाला भी नहीं, ये आएगा आपके सी आंसर, जिसमें दिया गया है कि पहला, दूसरा और चौथा बिंदु सही और तीसरा हमारा गलत है। अगला आपके सामने प्रश्न है कि वातावरण के अनुसार या उसके अनुरूप अपने आप को पौधे और जंतु ढाल पाते हैं, उसके जैसा अपने आप को जो है बना पाते हैं, तो यह क्रिया अनुकूलन कहलाती है। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी समायोजन, इसे आप कह सकते हो कि अपने आप को किसी कोई भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति के अनुरूप उसे ढाल पा रहे हैं, किंतु यहाँ वातावरण का नाम दिया गया है तो उसे हम अनुकूलन कहेंगे। कि कोई भी इन्वायरमेंट आपको दिया जाए उस अकॉर्डिंग हम मनुष्य और पेड़ पौधे जो हैं अपने आप को सर्वाइव करने योग्य बना लेते हैं। ये हमें मुख्य बातें और ये हमारा गुण अनुकूलन कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य में पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो घना पक्षी अभ्यारण्य की बात करेगा वो भरतपुर में है। आपको अच्छे से पता है घना पक्षी विहार किसकी बात कर रहा है, ये घना पक्षी विहार, और ये विहार आपके कहाँ हैं, ये आपके हैं घना पक्षी विहार भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है आपके, तो केवलादेव उद्यान या आपके घना पक्षी विहार जो हैं यह भरतपुर में है, तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ये लॉजिकल प्रश्न है, सोचोगे तो आ जाएगा, नहीं सोचोगे तो फिर टाइम लगेगा कि क्या हो सकता है। निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है, यानी कि हवा के बारे में कौन सा बात सही नहीं है। वायुयान उड़ते हैं तो बिल्कुल सही बात है, वायु में वायुयान उड़ेंगे, वायु में भार होता है तो नॉर्मल सी बात है। अगर वायु भार नहीं है तो वायुदाब नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो आपके मस्तिष्क आपके माथे के ऊपर हमेशा जो है वायुमंडल के द्वारा प्रेशर दिया जाता है, जिसे हम वायुदाब कहते हैं। वायु स्थान घेरती हैं, फिक्स हैं। यदि वायु स्थान नहीं घेरेगी तो गैसों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि वायु में रंग होता है, नहीं। अधिकांश जो वायु हैं वह अदृश्य हैं, उसको हम सामान्यतः देख नहीं पाते हैं, किंतु कुछ कुछ गैसों को हम देख पाते हैं। तो ये पूर्णतया सत्य नहीं है, तो वायु में रंग होता है, ये बात गलत है। आगे हम अगला प्रश्न देख रहे हैं कि जो घड़ी की स्प्रिंग होती है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा रहती है। तो घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वह यांत्रिक ऊर्जा है, जो है बार बार जब चल रही होती है तो गति मोमेंट उसमें मिल रहा है, तो वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो याद रखें घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा नहीं हो सकती। उष्मा ऊर्जा जो है वस्तु के जलने के पश्चात, यानी उसमें जब उसमें आग लगाई जाएगी तो वहाँ से उष्मा पैदा हो, हीट पैदा हो, ऐसा कोई है ही नहीं। प्रकाश के बारे में यहाँ कोई बात है नहीं, क्योंकि प्रकाश तो सूर्य से प्राप्त होता है, विद्युत लाइट से घड़ी का लेना देना नहीं है। तो हम क्या बचे, ऑप्शन क्या बचे यहाँ पे, यहाँ यांत्रिक ऊर्जा आपके ऑप्शन बच जाता है। अब आप अगला प्रश्न देखिए कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में क्या डालते हैं। हम यदि पीने के पानी को स्वच्छ बना रहे हैं तो उसके रोगाणु हमें नष्ट करने होंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन, एक गैस है आपके क्लोरीन, इसे कहा जाता है जल स्वच्छ करने वाली गैस, क्लोरीन गैस। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम KMnO4 बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपके क्या हो जाएगा बताइए, ये आपके हो जाएगा पानी को स्वच्छ करने के लिए रोगाणुनाशक। आगे हम देखते हैं कि यदि यातायात संकेत के रूप में आपको ऐसा चिन्ह मिले, ये वाला, तो इसका आप क्या समझोगे, जहाँ भी ये चिन्ह बना हुआ दिख जाए इसका मतलब समझ जाना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, यानी कि रास्ता जो है खराब सड़क के बारे में डिनोट कर रहा है। तो खराब सड़क जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ये रटने वाली बात है, देखो इसमें क्या है कि आप जब अपनी बुक्स उठा के देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती है, कि इसमें क्या है इसमें क्या है, तो ये आप रट के जाने हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि छोटी माता
और रेबीज रोग किस कारण से होता है, यानी कि आपको बताना है कि रोग वाहक क्या हैं। तो वायरस से होने वाली बीमारी जब आप पढ़ोगे तो रेबीज जो हैं और जो छोटी माता है आपकी, यह वायरस यानी विषाणु जनित रोग है। किस प्रकार के रोग है? विषाणु जनित। बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं, या तो रोग वाहक का पूछेगा या रोगाणु का नाम आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, दो ही चीज़ें आपको ऐसे बिंदु में पढ़ के जानी है। अब अगला प्रश्न है कि हम भोजन करते हैं और भोजन का पाचन होता है, और इस पचित भोजन के जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको कौन अवशोषित करेगा, यानी कि शरीर के पाचन अंग का वो हिस्सा बताना है आपको, पाचन तंत्र का वो हिस्सा बताना है, अंग बताना है, जिससे आपके भोजन जो पच जाता है इसमें से काम काम की चीज़ें निकाल ली जाए। तो ये छोटी आंत करती है। कौन सी आंत करती है? छोटी आंत। तो छोटी आंत का काम क्या है कि भोजन में से उपयोगी पदार्थ जो पोषक पदार्थ है उनका अवशोषण करेगी। और बड़ी आंत क्या करती है? तो बड़ी आंत करती है जल का अवशोषण। तो बड़ी आंत तो नहीं होगी, तो ये आएगा आपके छोटी आंत। यकृत यूरिया बनाता है, यानी कि आपके टॉयलेट वगैरह के लिए जो यूरिया निकलता है वो यकृत में बनता है, और आमाशय जो है दूध का पाचन करने में सहायक है। तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। फिर अगला प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं उसके द्वारा भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधों को भोजन बनाना है, तो पौधे को भोजन बनाने के लिए एक तो जड़ों द्वारा जल चाहिए, वायुमंडल द्वारा छोड़ी गई CO2 गैस चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए जिसे अपन कहेंगे सूर्य का प्रकाश ऐसे लिख देते हैं, और इसके अलावा चाहिए क्लोरोफिल जिसे अपन कहते हैं पर्णहरित क्लोरोफिल। तो ये चार चीज़ों की आवश्यकता है कि वह अपनी जड़ों से जल ग्रहण कर लेगा, वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर लेगा, प्रकाश जो है वातावरण से यानी कि सूर्य के द्वारा प्राप्त कर लेगा, और पौधों में जो पर्णहरित हैं जो भोजन बनाने का कार्य करता है तो वो पाना चाहिए। तो आपका आंसर बैठ जाएगा सी वाला। तो CO2 गैस, H2O यानी आपका जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, ये चारों चीज़ें आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सबको पता है, ये होता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगला प्रश्न है, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में जो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? वैसे ये उदयपुर जिले के लिए पूछे तो ज़्यादा सही है। तो जस्ता, सीसा, चांदी, सीसा जस्ता के साथ चांदी जो है निकलती है, साथ में तांबा भी जो है यहाँ निकलता है। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में अभ्रक सर्वाधिक होता है, तो अभ्रक नगरी कहा जाता है। अभ्रक की प्लेटें कहाँ मिलती हैं? भीलवाड़ा में मिलती है। तो उदयपुर की जो जावर खान है वहाँ सीसा जस्ता चांदी साथ में निकलता है, साथ में तांबा जो है आपके यहाँ से बन जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि सीसा जस्ता चांदी जावर खान में सर्वाधिक निकलते हैं। तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में, जबकि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आपके भीलवाड़ा में होता है। अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से राजस्थान में पेट्रोलियम निकाला जाता है? अब पूर्वी राजस्थान तो नहीं होगा, तो पूर्वी राजस्थान के जिले काटे, भरतपुर नहीं हो सकता, बारां नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं उन जगहों पर जहाँ जो है पेट्रोलियम की संभावना अधिक है, तो वो है आपके बाड़मेर में। तो बाड़मेर, जैसलमेर, ये ऐसे दो तीन ज़िले हैं जहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जोधपुर में नहीं है। तो आप ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन रिजेक्ट करके पता करें। फिर अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? अब चंद्रमा पे ग्रहण लगाना है हम, तो चंद्रमा को सेंटर पे रख देते हैं, पृथ्वी को बीच में रख देते हैं और इधर सूर्य बना देते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी जब चंद्रमा को ढक लेती है, तो ये स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो हमें क्या होगा, क्या पता लगा कि जो आपके चांद हैं और जो सूर्य हैं उन दोनों के बीच पृथ्वी रहेगी, तो पृथ्वी बीच में रहेगी। तो सूर्य और पृथ्वी जो हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि पृथ्वी किसके बीच में रहेगी? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होगी। तो देखो, चंद्रमा इसके बीच में नहीं रहेगा, बीच में चंद्रमा नहीं आएगा, क्योंकि अगर चंद्रमा बीच में हो जाएगा तो फिर उसकी छाया पृथ्वी पे पड़ेगी जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य नहीं आएगा बीच में, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की सीधी रेख में होती नहीं है। सीधी सी बात आएगी कि चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आएगी पृथ्वी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आएगा और पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी के पीछे होने के कारण आपके जो चंद्रमा है उस पर ग्रहण लगता है, तो इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। आगे हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? राज्य पशु तो सबको पता है, तो राष्ट्रीय पशु आपको पता है कि बाघ है, और राज्य पशु ऊंट भी हैं और आपके चिंकारा भी हैं। आगे हम बात करते हैं सूर्य नगरी। राजस्थान में सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को। किसे कहा जाता है? जोधपुर को। स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को, और गुलाबी नगरी कहा जाता है आपके जयपुर को। तो तीनों प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं।
अगला आपके सामने प्रश्न है कि कौन सा निम्न में से सही है। एकल परिवार में दहेज सामान्य बात है, तो एकल परिवार में तो दहेज चलता ही नहीं है, दहेज वगैरह जो है इस परिवार की बात नहीं है। एकल परिवार में बाल श्रम होता है, नहीं, बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराई, बात सही है। दहेज और बाल श्रम शहरों में है, तो सब जगह है। बात क्या सही निकली यहाँ से कि दहेज तो जो बाल श्रम है वो सामाजिक बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ नहीं हैं। दो तीन प्रश्न और बचे हुए हैं कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है। यदि हम क्या चीज़ ऐसी प्रयोग करें जिसकी वजह से केवल शरीर का हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। तंबाकू ग्रहण करने, शराब सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, और परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो परिवार के लोग तंबाकू खाएंगे, इससे भी हो सकता है, किंतु ये कह रहा है कि जब लंबे समय तक हम तंबाकू का सेवन करेंगे तो शरीर में जो है केवल आपकी क्या रह जाएगी, हड्डियाँ, मात्र हड्डियों का ढांचा रह जाएगा, इससे शरीर जो है बन नहीं पाता है। तो अब शराब के सेवन से लीवर खराब होता है, तो ये बात तो नहीं आएगी। नशा करना, कौन से नशे की बात कर रहा है, तो ये वो भी क्लियर नहीं है। अब दो ही पॉइंट बचते हैं कि तंबाकू ग्रहण करना, बट तंबाकू परिवार वाले कब से ग्रहण कर रहे हैं ये नहीं बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि लंबे समय से ग्रहण करें, तो वो बात सही मान ली जाएगी। आगे आपके सामने प्रश्न है कि ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर बनाने में काम नहीं आती। तो पता है सीमेंट आता है, पत्थर आता है, लोहा आता है। स्कूटर तो साधन है, जाने आने का साधन है। आगे आपसे पूछ रहे हैं ऊन किससे प्राप्त होती है, तो आपको पता है ऊन जो है किस किस से प्राप्त होती है। याक जो है आपके उससे प्राप्त होती हैं, ऊँट से प्राप्त होती हैं, भेड़ से प्राप्त होती हैं, तो ये आ जाएगा। शेर से प्राप्त नहीं होगी, इधर खरगोश आ गया, हाथी आ गया, इनसे प्राप्त नहीं होगी। गाय, बकरी और भेड़ के बालों से नहीं होगी, तो ये आपका आ जाएगा भेड़, ऊँट और याक के बालों से। अंतिम प्रश्न है कि बंदर, शेर, चूहा के घर कौन कौन से हैं। बंदर कहाँ रहता है, तो आपको पता है बंदर तो पेड़ में बैठता है। शेर कहाँ रहता है, तो गुफा या मांद में रहता है। आपका बिल में कौन रहता है, चूहा, तो इसका सही आंसर है। तो अब 150 प्रश्न, 150वें नंबर के जो प्रश्न 121 से शुरू होकर 30 जो प्रश्न आए हैं, इन 30 में से अगर कोई एक बार भी सामान्य भी पढ़ के जाता है तो उसको लगभग 25 प्लस प्रश्न तो ऐसे ही बिठा सकता है। तो आपको आज का प्रश्न कैसे लगा, प्रश्न कैसे लगे, कोई चीज़ अगर मैंने समझाने में मिस्टेक की है तो आप वो भी बताएं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे ज़रूर बढ़े। कुछ समस्या हो तो ज़रूर आप मुझे मैसेज करें।